बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। एक दिन पहले जो हमने वीलॉग बनाया था तो हमने बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर बात की थी। तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके साथ हमारे लिंक्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो पेशेंट फिर ये कहते हैं कि आपने ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर तो प्रॉपर गुफ्तगू की, तो अब आप फालज के ऊपर भी करें कि पैरालिसिस जो है ना वो बेसिकली उसकी क्या क्या किस्में होती हैं, या पैरालिसिस जो है वो किस कैटेगरी का होता है, या उसमें प्रिकॉशन क्या होती हैं, प्रिवेंशली उसकी एहतियात क्या होती हैं। तो आप डीपली हमें ज़रा ना पैरालाइज के ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो बनाएं। तो फिर आज हमने फ़ैसला किया कि एक दिन पहले वाला जो वीलॉग था वो ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर था, तो आज फिर हमने कहा कि उसी के साथ जो लिंक एक वीडियो है वो पैरालिसिस है, तो आज हम फालज के ऊपर बनाएं कि बेसिकली फ़ालज जो है वो किस किस तरह होता है, और फ़ालज जो है वो उसकी कास्ट क्या होती है, सिम्टोमेटिकली चेंजिंग क्या होती हैं आपकी बॉडी में, और उसकी रीज़न्स क्या बनती हैं फ़ालज की, और फिर उसको किस तरह टाइटल किया जा सकता है, क्या उसका मेडिकेशन है, क्या उसका ट्रीटमेंट है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हमने प्रॉपरली आज अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करनी है। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पैरालाइज का मतलब यानी पैरालिसिस जो बेसिकली है उसका मेन मतलब ये है कि फालज यानी किसी भी एक हिस्से का बॉडी का या पूरी बॉडी का या जिस्म के किसी एक पार्ट का जो है वो प्रॉपर रुक जाना, या आपका जो ब्रेन है, ब्रेन चूँकि सिग्नल का काम करता है पूरी बॉडी के ऑर्गन के लिए, तो आपके ब्रेन का किसी भी बॉडी को प्रॉपर सिग्नल ना देना, या ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन का उस पार्ट से अलग हो जाना, या उसको सिग्नल ना देना, या उसको कंट्रोल ना करना, तो ये बेसिकली पैरालिसिस यानी फालज है। अब जो पैरालाइज होता है ना, हम बेसिकली जब तैयारी करते हैं किसी भी वीडियो की, वीलॉग की, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी हर वीलॉग का जो पर्पज़ है वो लोगों को एजुकेट करना है, उनको एक जर्नल बेस का जो नॉलेज है उनका वो अपडेट करना है, ताकि उनके अंदर एक अवेयरनेस आए और उनको पता चले कि जो भी कोई इस तरह की सिम्टोमेटिकली चेंजिंग हो तो उसमें क्या हो सकता है, या उसके आगे फ़र्दन क्या ट्रीटमेंट है, या किस तरह उसको हमने टाइटल करना है, या उसकी प्रिवेंशली एहतियात क्या है, प्रिकॉशन उसकी क्या करनी है। तो इसलिए हम जब ये बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इंतहाई आसान अल्फाज को यूज़ किया जाए ताकि आम व्यूअर्स जो है उसको बात प्रॉपर समझ आए। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, कि मेरी बॉडी का ये ऊपर वाला हिस्सा और ये इसी तरह मेरी बॉडी के दोनों लेग्स जो है वो उसका नीचे वाला हिस्सा, यानी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब के किसी एक हिस्से में किसी एक हिस्से का शेल हो जाना, यानी मेरा एक बाजू जो है वो उसका काम ना करना, या जो है वो मेरा राइट लेफ़्ट शोल्डर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना, या मेरी कमर, बाज़ दफ़ा हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो अपनी टांगों पे वज़न ही नहीं डाल सकते, यानी उनको खड़ा करो तो उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, क्योंकि वो उनके जो है ना वो नीचे वाला हिस्सा जो है वो रुक जाता है, या ब्रेन वहाँ पे उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं करता, या ब्रेन को प्रॉपर खून की सप्लाई ना जाने की वजह से जो ब्रेन की नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन की वेन्स होती हैं, वहाँ पे खून की प्रॉपर सप्लाई ना जाने की वजह से भी जिस्म के किसी हिस्से को सिग्नल ना मिलना। तो ये पैरालाइज़ की बेसिकली कई किस्में होती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि पैरालाइज़ बेसिकली कितने किस्मों का होता है और किस किस तरह होता है, या इसकी आगे कास्ट क्या बनती है, रीज़न क्या बनती है। सबसे पहले जो जर्नली हमने आजकल देखा है कि नर्व इंजरी जो है, नर्व इंजरी की वजह से भी आपको पैरालाइज हो सकता है। मसलन जैसे आप शोल्डर के ऊपर मस्कुलर इंजेक्शन लगवाते हैं, तो डेल्टाइड मसल के अंदर आपका इंजेक्शन लगना होता है, लेकिन कोई भी मिस्टेक की वजह से आपका जो इंजेक्ट है वो किसी गलत जगह पे हो गया, या फिर जो है वो नीडल जो है वो क्रॉस कर गई किसी नर्व को, या किसी नर्व के साथ वो टच कर गई, तो इस वजह से आपका जो वो नर्व होता है, जो पट्टा है आपका, वो प्रॉपरली जो है वो वहाँ से डैमेज हो गया, या उसको उसमें इंजरी होगी, तो उस वजह से आपके बाजू का काम ना करना, या आपके बाजू की जो है वो गिरफ्त बिल्कुल कम हो जाना। तो जिसको इसी तरह आपके अगर हिप पे कोई इंजेक्शन लगा तो आपकी वो मस्कुलर इंजेक्शन आपने हिप पे लगवाया, और ऐसी कंडीशन में वहाँ पे कहीं नर्व के साथ इंजरी होगी, नीडल लग गई, तो ये वो नर्व इंजरी की वजह से भी आप पैरालाइज होते हैं। तो ये कॉमन सी रीज़न है जो आजकल हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं। अक्सर पेशेंट आते हैं कि बाजू पे इंजेक्शन लगाया था, अब मेरा जो ना वो हाथ प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इस बाजू में ताकत ज़रा कम हो गई है। इसी तरह हिप पे इंजेक्शन लगवाया था, किसी नॉन क्वालिफाइड बंदे ने इंजेक्शन लगा दिया, और ऐसी सूरत हाल में क्या हुआ कि उनकी टांग या उनका नीचे वाला जो हिस्सा है प्रॉपर,
और वहाँ पे जो है या वज़न ना पड़ना या सुन्न हो जाना या उसमें सहारा प्रॉपर ना आना, तो ये पैरालाइज की बेसिकली आगे एक किस्में होती हैं। तो अब हम असल में देखना ये चाह रहे हैं कि अपर लैम्ब और लोअर लैम्ब के जो पैरालाइज है, यानी इसका जो फालज होना, किसी जिस्म के हिस्से का रुक जाना, उसका प्रॉपरली गिरफ्त ना रहना या उसकी मजबूती ना आना या उस तरह उसका सहारा ना बनना, तो इसमें जो है ना वो बॉडी के किसी भी हिस्से के रुक जाने को बेसिकली हम पैरालाइज कहते हैं, यानी फालज कहते हैं। अब इसमें एक तो ये होता है कि कम्प्लीटली पैरालाइज, मुकम्मल तौर पे आप जो ना वो फालज ज़दा हो गए हैं, यानी एक अटैक हुआ तो उसमें आपका कम्प्लीटली फालज हो गया, अब उसका कोई आगे हल नहीं बन रहा या वो उससे आगे वो चल नहीं रहा। तो इसी तरह एक होता है पार्शियल इनकम्प्लीट पैरालाइज, कि जो आपका जो है ना वो प्रॉपर पूरा कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन उसमें जो है ना वो कुछ हिस्सा जो है वो वहाँ पे रुक जाता है। इसी तरह फिर आपका लोकलाइज्ड है, मसलन यहाँ पे अगर कोई इंजेक्शन लगा तो ये वाला तकरीबन पोर्शन जो है इसमें ये पैरालाइज हो गया, यानी ये डैमेज हो गया। तो अब हम इसके ऊपर फिर मेडिकेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, वो आगे इसकी कई किस्में। इसी तरह आगे जर्नलाइज्ड जो है, यानी एक जर्नल पैरालाइज है कि आपको जो है वो किसी भी जर्नल किस्म के, यानी बॉडी के किसी भी हिस्से पे, किसी शोल्डर पे, किसी जॉइंट पे या किसी बॉडी के पूरे एक हिस्से का जो है ना वो शेल हो जाना, टांग रुक गई, बाजू रुक गया या नीचे वाले दोनों रुक गए या पूरा नीचे वाला धड़ जो है ना वहाँ पे जो है वो एक्टिविटी कम हो गई। तो या इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है कि आपको जो है ना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी जो है वो इस तरह का पैरालाइज हो सकता है। तो जर्नल जो पैरालाइज होता है उसमें फिर हम देखते हैं कि एक तो हमने देखा है कि मोनोपेल्जिया होता है, कि उसमें जो हम देखते हैं कि नीचे वाले हिस्से का किसी एक टांग का रुक जाना, यानी किसी लेफ़्ट राइट कोई भी एक प्रॉपर टांग जो है वो प्रॉपर काम नहीं करती, तो मोनोपेल्जिया हो गया। इसी तरह हैप्पीपेल्जिया, यानी एक साइड का मुकम्मल, मेरा बाजू भी और आगे आपकी पूरी टांग भी, यानी राइट लेफ़्ट कोई भी एक हिस्सा मुकम्मल तौर पे अगर हो गया तो बेसिकली ये हैप्पीपेल्जिया है। हेमीपेल्जिया और मोनोपेल्जिया में किसी बॉडी के किसी एक ऑर्गन का, अपर लिम्स में, लोअर लिम्स में और ख़ुसूसन लोअर लिम्स में आपकी लेग का राइट लेफ़्ट किसी भी जगह का प्रॉपर हिस्सा जो है वो उसको पैरालाइज हो जाए, तो ये बेसिकली आपका मोनोपेल्जिया। हैप्पीपेल्जिया में इसी तरह के आपकी जो साइड नीचे वाली है वही ऊपर वाली भी तकरीबन प्रॉपर पैरालाइज हो गई, तो ये बेसिकली आपका हीमीपेल्जिया। इसी तरह आपका पैरापेल्जिया, पैरापेल्जिया में क्या होता है कि आपके नीचे वाले जो इसके दोनों आपके शोल्डर वाले जो अपर लिम्ब वाले हिस्से होते हैं, यानी अपर साइड के दोनों हिस्सों का जो है वो प्रॉपर इनको पैरालाइज हो जाना या इनका रुक जाना, तो ये बेसिकली आपकी पैरापेल्जिया है। इसी तरह जो है वो क्वाड्रीपेल्जिया है। क्वाड्रीपेल्जिया में बेसिकली होता है कि आपके बॉडी के नीचे वाले हिस्से का मुकम्मल तौर पर रुक जाना, यानी ऊपर वाले का अगर मुकम्मल रुक जाना तो पैरापेल्जिया है, इसी तरह नीचे वाला अगर हो तो वो क्वाड्रीपेल्जिया है, यानी वो आपका नीचे वाला हिस्सा जो है वो मुकम्मल पैरालाइज हो गया। अब इसमें ये होता है कि मूवमेंट का कम हो जाना, यानी एक्टिविटी का कम हो जाना, सहारा ना लिया जाना, वज़न ना प्रॉपर उठाया जाना, कोई चीज़ उठाने जाए तो वो ताकत ना बॉडी के अंदर रहना। इसी तरह टांगों के ऊपर चलते हुए कुछ 2-4 कदम चलने के बाद आपकी टांगें जो है वो आपके पूरे वज़न को प्रॉपरली सहारा ना दे सकें या वो प्रॉपर जो है वो आपका वज़न ना उठा सकें, आपकी टांगों में वो ताकत ना रहे, तो ये वो होती हैं सूरत हाल जिसको हम कहते हैं कि पैरालाइज हो गया, यानी इसको फालज का अटैक हो गया, यानी इसके नर्व सिस्टम के अंदर इसके पट्ठों में प्रॉब्लम हो गया और बॉडी प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं रही, यानी उसकी जो बॉडी की एफिकेसी है, एक्टिविटी है, तो वो प्रॉपर नहीं रही। तो इस वजह से ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो प्रॉपरली इस तरह की रिड्यूस होती। अब आगे हम ये देखते हैं कि पैरालाइज होने की वजूहात क्या होती हैं। एक तो आपका लाइफस्टाइल, फिर इसके बाद जो है वो आपकी बॉडी का फिज़िकली एक्टिव ना होना, मेंटली एक्टिव ना होना, और इस तरह आपकी बॉडी का प्रॉपर काम ना करना या प्रॉपर उसकी एक्टिविटी ना होना। तो ये वो सिचुएशंस होती है जो आपको कॉज्ड करती है, यानी कॉल्ड करती है, रीज़न बनती है कि आपको पैरालाइज होता है। अब इसमें तीसरी बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, मसलन डायबिटिक पेशेंट है, उसके नर्व यानी पट्ठे कमज़ोर हो गए, इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है, पुराना गुर्दों का मरीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ के अंदर चल रहा है, तो उसमें से कुछ मेडिकेशन ऐसी होगी कि जहाँ पे जाके आपके ब्रेन के ऊपर कोई मसला बन गया या कोई जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसकी वजह से भी आगे फालज की जो रीज़न्स बनती हैं। तो जर्नलाइज ये है कि आपको प्रॉपरली अपने आप को एक्टिव रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाना। जब भी आपको लगे कि बॉडी का कोई हिस्सा प्रॉपर वज़न नहीं ले रहा या उसकी गिरफ्त में कोई कमी आ रही है, वो आपके हाथ हैं या आपके बाजू हैं या आपकी लेग है, या आपको लग रहा है कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई वीकनेस फील हो रही है, तो फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, मेडिकेशन करवाएं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाएं,
और अपनी बॉडी का प्रॉपर ख्याल रखें ताकि आपको एडवांस में जो है वो आपको पैरालाइज होने से बचाया जा सके। अब होता ये है कि पैरालाइज के अंदर फिर मेडिकेशन का और फिजियोथेरापी का एक अहम रोल होता है। जब आपको मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली कोई पैरालाइज हो गया तो फिर उसका रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर आपने क्या करना होता है कि अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है, फिजियोथेरापी करवानी है किसी एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट से, और इसी तरह आपने जो है ना वो अपनी एक्सरसाइज को बरकरार रखना है, पानी पूरा रखना है, इसी तरह नर्व टॉनिक लेने हैं, मल्टीविटामिन का यूज़ करना है, फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, अपनी नींद प्रॉपर लेनी है, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करना है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी थोड़ी बहुत रिकवरी का चांस बन जाता है इसमें, लेकिन जब मुकम्मल पैरालाइज हो जाता है तो फिर उसमें मुश्किल हो जाता है रिकवर करना। अब एक होता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या आपको कोई नर्व इंजरी होगी या नीडल वगैरह लगने से, कोई इंजेक्ट लगने से, तो वो तो रिकवरेबल होता है, कुछ टाइम तक जो है ना वो उसको रिकवर किया जाता है। अदरवाइज़ फिर क्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ जाती है। तो ये आगे उसकी बेशुमार किस्में होती हैं। हमने चूँकि अपना जो वीलॉग बनाना होता है, हम जनरल नॉलेज को अपडेट करते हैं ताकि लोगों को एक अवेयर किया जा सके, उनको कम्प्लीटली या इसमें डिटेल डिस्कशन हम इसलिए नहीं करते कि इससे उनका कुछ लेना देना नहीं होता, ये काम आगे डॉक्टर्स का होता है। सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस ये होती है कि उनको पता हो कि अगर मुझे इस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है तो मेरी बॉडी में ये अगर चेंजिंग आ रही हैं तो मुझे इस वजह से आ सकती हैं, तो इसलिए उनको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि वो डॉक्टर जो है वो आगे उसको फर्दर जो भी गाइडलाइन है वो दे। तो फालज की ये हमने आपके साथ वजूहात डिस्कस की, रीज़न डिस्कस की, फिर इसका तरीक़ाकार, इससे बचाव का हमने जो तरीक़ाकार है वो आपके साथ डिस्कस किया। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।